I thought, let us say it is a healthy heart. We are all targeting towards a healthy life, healthy heart. So aging heart, how to keep it healthy and young, that is the थीम दिस डे। आज की टॉक का हमारा थीम है कि जो बुजुर्ग होते शरीर में, बुजुर्ग होता दिल, कैसे उसको जवान रखा जाए। हमारे लिए दिल तभी जवान है जब उसकी फंक्शनिंग अच्छी है। फॉर ए कार्डियोलॉजिस्ट, दिल तभी जवान है अगर उसका फंक्शन अच्छा है, उसकी पंपिंग का मैकेनिज्म अच्छा है, वो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आप हर अपना काम कर पा रहे हैं, आपका सांस नहीं फूल रहा, आपको चलते हुए छाती में दर्द नहीं हो रहा, आपको धड़कन नहीं हो रही, जो आप करना चाहें रूटीन एक्टिविटी वो सब आप कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब जब ये सब है तो हमारा हृदय स्वस्थ है, अच्छा है। स्वस्थ हृदय पाने के लिए हमारे को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा ही कुछ करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि हम लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए इसका स्वस्थ रहना कितना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू हमारे वेस्टर्न लोग, जो यूएस, यूके, यूरोप में जो लोग रह रहे हैं, उनके कंपैरिजन में हम लोगों को क्या ऐसा नया करना पड़ेगा कि हम लोग अच्छे रहें। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे हृदय की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत यंग लोग ही अफेक्ट हो जाते हैं। आपको, हम तो इस चीज को डेली डील करते हैं, लेकिन पीछे आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ भी नहीं हुआ, आप लोगों ने सुना होगा कि आपके जो टीवी एंकर हैं, बिग बॉस के कॉम्पिटिटर हैं, सिद्धार्थ शुक्ला, उनका सडन डेथ हो गया। ऑल पीपल वर इन ग्रेट शॉक। हमारे पास तो उसके पास बहुत सारे लोग ओपीडी में भागते हुए आए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा ऐसा ना हो। इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें बहुत अर्ली टाइम से ही अपने हार्ट का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है जो हमारे इंडियन पीपल हैं, उनका हार्ट प्रॉब्लम 40s के आसपास ही स्टार्ट हो जाता है। 35-40 ईयर्स की एज में ही उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम अंदर शुरू हो गई होती है, जिसको ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि मैं तो इस उम्र का हूँ, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट सोचना है कि हमें इस तरीके का कुछ करना है कि हमें इतनी जल्दी तो हो ही ना, और बाद के आने वाली ईयर्स में भी, आने वाले सालों में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना आए। हम लोग इतने क्यों प्रॉब्लम में हैं? दो बहुत 3-4 बहुत मेजर रीजंस हैं जो कि मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे हैं। बाकी ग्राफिक्स छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो चुका है अब। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का लाइफस्टाइल था और जो हमारा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग बहुत ही एक शांत तरीके से उठते थे और बहुत ही शांत मन से सोते थे। हम लोग हैं, उठते ही अशांत हैं और सो भी रहे होते हैं अशांति से। कारण है कि हमने बेसिक जो हमारा लाइफ के लिए जो हमारे को एक मीनिंग क्लियर होना चाहिए, वो नहीं है। हम लोग एक रैट रेस में हैं, स्पेशली जो 50s में हैं लोग, 45 में हैं, 55 तक हैं, टिल रिटायरमेंट वी आर इन ए रैट रेस कि उसने ये कर लिया है, मैं ये कर लूँ, उसकी, मेरे ऑफिस के इस कुलीग की इतनी तरक्की हो गई, उसके इतने पैसे बन गए, मेरे नहीं बने। जरा थम के सोचिए कि बन तो गए, बैंक में तो चले गए, लेकिन अगर हेल्थ चली गई तो विल यू बी एबल टू एंजॉय दैट मनी? आप उस बैंक बैलेंस को एंजॉय कर पाएंगे? 90% लोग उस बैंक बैलेंस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। रीजन कि जब तक उनकी एंजॉयमेंट का कुछ टाइम आता है, तब तक उनकी हेल्थ लूज हो गई होती है और वो सारा बैंक बैलेंस जा रहा होता है हॉस्पिटल्स को। बिलीव कीजिए, डॉक्टर्स की पॉकेट में नहीं जा रहा होता, हॉस्पिटल के पॉकेट में जा रहा होता है। तो वी आर द फेस ऑफ इट। तो ऐसा क्यों करना है और ऐसी चीज पे, इस स्थिति में आना ही क्यों है? कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग जो, अगर हमारा स्टेटस मनी और वेल्थ वाइज बड़ा है तो हम अच्छे हैं। मैं अपना स्टेटस या अपने नियर डियर्स का स्टेटस उनके हेल्थ से देखती हूँ। आपके पास इतना होना चाहिए कि आपको कोई जरूरत पड़े तो आपको किसी के पास जाना ना पड़े, जस्ट एडिक्वेट। लेकिन ये नहीं कि ब्रांडेड कार में ही घूमना है, ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं। ये अगर आप टारगेट रखेंगे तो हेल्थ नहीं रहेगी, हार्ट नहीं रहेगा।
ये बेसिक है कि हमें अपनी लाइफ से स्ट्रेस हटाना है, और स्ट्रेस के पीछे बड़ा कारण होता है व्हेन वी आर आफ्टर मटेरियल थिंग्स। वी शुड नॉट बी आफ्टर मटेरियल थिंग्स, वी शुड हैव ए बैलेंस। एक बैलेंस जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सुबह से लेके आधी रात तक काम कर रहे हैं, आपका परिवार भी आपको एंजॉय नहीं कर पा रहा। छोटा बच्चा घर में बड़ा हो रहा है, कोई टीनेजर अपनी उसमें जा रहा है, उसकी अपना सोच है, उसको आप बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहे, किसी की ग्रोथ नहीं देख पा रहे, तो घर में शादी है, पार्टी है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। ऐसा मत कीजिए, डोंट लूज दैट प्रेशियस टाइम। जब हम इस तरीके का लाइफस्टाइल लेते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है एक्सरसाइज करने के लिए भी, हमारे पास टाइम होता है टू वॉच व्हाट वी आर ईटिंग, हमारी डाइट क्या है, हमारे प्लेट पे क्या आ रहा है ये, और हम अपनी किसी भी चीज, किसी भी और ह्यूमन बीइंग को मदद करने के लिए भी हमारे पास रिलैक्स वक्त होता है। जब हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं, देन इट्स ए पैरामीटर दैट वी आर लीडिंग ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, जो कि आपको इस एज तक पहुंचाएगा जिसमें आप लोग मेरे सामने हैं, इन 70s, इन 60s, इन 75s, 80s। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरीके की हैबिट से बचें यंग टाइम से ही, जैसे कि रेगुलर स्मोक करना या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल करना। जस्ट एब्सटेन फ्रॉम सच बैड हैबिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट इज ए रेगुलर एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेशन इन योर डेली लाइफ। अगर आप एक्सरसाइज को उतना ही इम्पोर्टेंट समझते हैं जितना कि रोज नहाना, रोज तैयार होना, रोज खाना खाना, तो आपको हम लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड you will rather guide your co-workers, your youngsters, how to lead a healthy life and a healthy heart, how to achieve that goal. इन सब में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है कि हम लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए जाते हैं कि नहीं। हमारा बहुत सारा देखना है कि लोग डर के मारे ही हमारे पास नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि अगर मैं किसी डॉक्टर के क्लिनिक में चला गया, या स्पेशली अगर किसी हॉस्पिटल में किसी सीनियर पर्सन के पास चला गया, तो मेरा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होके कोई टेस्ट करा रहा हूँगा, कोई इलाज ले रहा हूँ। ऐसा सोच बिल्कुल मत रखिए, बल्कि इससे दूसरी तरफ का कॉइन देखिए, सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, कि अगर सपोज आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि बहुत कोई ऐसी चीज हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, जिसका बहुत ही अर्ली स्टेज हो, और हम प्रिवेंशन करके बहुत अर्ली ट्रीटमेंट देके उसको वहीं के वहीं रोक सके, और वो इतना बड़े ही नहीं कि आप किसी इमरजेंसी में आके एडमिट हो रहे हैं, आपको एकदम ही हार्ट अटैक आ गया, आपको सांस फूल रहा है, आपको लंग की प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे कैंसर डिटेक्ट हो गया। ये सब चीजों को रोकने के लिए हमारा बड़ा जरूरी होता है कि हम। So I think she has some network issue. Connecting again. Yeah. अभी जो डॉक्टर गुलाटी बता रही थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सी अक्सर लोग कहते हैं, वेरी कॉमनली पीपल से, आपने चेकअप कराया? नहीं, चेकअप नहीं कराया, गए तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। वेरी कॉमन स्टेटमेंट, अगर हम गए तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। देयर इज ऑल्सो अनदर फेमस सेइंग, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। कुछ होगा तभी निकलेगा ना। The important point is that heart attack is the highest cause of death in India. 100 में से तकरीबन 35 to 45 बताया अभी डॉक्टर गुलाटी ने, % people die because of a heart attack. और उसमें से it is said that more than 50% को पता ही नहीं था कि उनको हार्ट की अटैक के चांस हैं। बस यही एम्फसिस है आज की टॉक का, कि जो सबसे ज्यादा कारण बनता है डेथ का, उसको हम सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेंगे। एंड देयर हाउ टू टेक प्रिकॉशन इज व्हाट डॉक्टर गुलाटी वाज टॉकिंग टू यू, हाउ टू टेक प्रिकॉशन। तो ये कहना नहीं नहीं मैं तो जी रोज योगा करता हूं, मैं तो कुछ खाता नहीं, मैं तो फर्स्ट क्लास, इज नॉट इनफ।
बिकॉज एज वी एज हमारी जो आर्टरीज हैं, जो टाटा की पाइप्स आप सबके अंदर घूम रही हैं, उसके अंदर जो खून घूम रहा है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है, रोड़ी अटकती रहती है। तो जब वो रोड़ी, आपने देखा होगा कि पहले जो पानी नीचे से ट्यूबवेल से पानी आता था उसमें वो खारापन ज्यादा होता था, तो खारापन से पाइप्स जल्दी खराब हो जाती थी। तो सेम वे हमारे ब्लड के अंदर जो खारापन है वो कोलेस्ट्रॉल का। तो अगर खारेपन से आपकी जो खून की नाड़ियां हैं उनमें छोटे छोटे कंकर से जम जाते हैं, अब वो छोटे 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 बढ़ते बढ़ते छोटा पहाड़ बनता है। इस बात को कि मेरे अंदर कितना बड़ा पहाड़ है आप बैठे नहीं बता सकते। यू हैव टू गेट ए चेकअप डन, फाइंड आउट। यहाँ की आर्टरीज होती है, एक आजकल बहुत सिंपल टेस्ट आया है, एक डॉपलर टाइप। उस डॉपलर से गर्दन की आर्टरीज को जब देखते हैं तो उनकी दीवार कितनी मोटी है उससे असेसमेंट हो जाता है कि इस मरीज को टोटल नैरोइंग होने के कितने चांस हैं। सो जब ये आसान तरीके आ चुके हैं, हर एक को एंजियोग्राफी नहीं करानी, नो, you can get a simple Doppler done of the neck arteries and your leg arteries. Doppler जो कि सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट है, आपने वो घुमाना है, उसने देख लेना है। उस टेस्ट कराने से आपको अंदाजा हो जाता है डॉक्टर को कि इसको ये उसकी दीवार मोटी हो गई है। अब इसका ब्लड टेस्ट देखो, इसको डायबिटीज है, इसको ब्लड प्रेशर है, इसके फादर को ब्लड प्रेशर था, तो चारों रिस्क फैक्टर मिला के हम कहते हैं भाईजान आपको 40% चांस है हार्ट अटैक का। क्या करना पड़ता है? नॉट ओनली डाइट, जो आम आप सब शायद गोली खाते होंगे एस्प्रिन की, वो मोस्ट ऑफन 75 मिलीग्राम की दी जाती है। जिनको ये हाई रिस्क नजर आ गया हम उनकी एस्प्रिन 150 मिलीग्राम कर देते हैं। जिनको स्टैटिन हम 10 मिलीग्राम देते हैं उनको हम स्टैटिन 40 मिलीग्राम कर देते हैं। एंड इट हैज बीन सीन, ये 2 स्टेप्स करने के साथ और स्ट्रिक्ट डायबिटीज कंट्रोल करने के साथ हार्ट अटैक्स हैव कम डाउन बाय 60%, 60 नॉट 6, 60% हार्ट अटैक्स प्रिवेंट किए गए सिर्फ इन स्टेप्स के वजह से, जब पता लग गया कि कौन से किसको चांस है। सो एवरीबडी डजंट हैव टू टेक। पेशेंट आके कहते हैं जी वो तो 150 खा रहा है, मैं भी 150 खा लूं। नो, अगर आपका रिस्क स्टेटस कम है तो आप 75 लेंगे, अगर रिस्क ज्यादा है तो आप 150 मिलीग्राम लेंगे। लेकिन किसको 150 मिलीग्राम मिलना है उसका क्राइटेरिया है, पूरा खाता है। So the more important message what Dr. Gulati is trying to give, कि it is possible to find out कि कौन से पेशेंट को हमको प्रिकॉशन ज्यादा लेने, that is important. So डरिए मत, ये लाइन जो है डॉक्टर गुलाटी ने कही बहुत कॉमन है। पेशेंट कहेंगे कभी जाना नहीं, नहीं जी नहीं, क्या जाना है, डॉक्टर के पास गए उसने कुछ ना कुछ निकाल देना। प्लीज रिमेंबर, कुछ ना कुछ होगा तो निकलेगा। That is important. Dr. Gulati, welcome back. हाँ जी, yeah. Please carry on. तो बेसिकली हम लोग ये कह रहे थे कि प्रिवेंटिव चेकअप से हम लोगों को बिल्कुल भी कतराना नहीं चाहिए, रादर वी शुड गो फॉर इट। व्हाई? द रीजन इज कि एक तो हो सकता है हम बहुत ही प्रिवेंटिव स्टेज में ही वहां पहुंचे और हमें कुछ करना ही ना पड़े और हमें एक अच्छी सलाह मिल जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज अगर कोई डिजीज प्रोसेस में स्टार्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो हम अगर उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो हमें बिना डैमेज के वी कैन करेक्ट इट। थर्ड है कि एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको रियलाइज करना चाहिए
कि बिना वजह तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कोई बीमारी हो रही है या आपको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। अगर कुछ है तभी तो सामने आएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, हमें मेडिसिन स्टार्ट किया है, लाइफस्टाइल से ठीक नहीं हो रहा, एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहा, शुगर है, हमने मेडिसिन स्टार्ट किया है, जैसे ही वो चीजें कंट्रोल होना शुरू होती है उनका नेक्स्ट ये होता है कि डॉक्टर साहब अब ये दवाई बंद कैसे होगी और कम कैसे होगी। मेरा उनके लिए एक सिंपल आंसर होता है कि कोई भी डॉक्टर आपको बिना आपकी जरूरत के आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट का मेडिसिन नहीं खिला सकता। रीजन, आपका अपना जो बॉडी है वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतना सेंसिटिव स्ट्रक्चर है कि वो उस चीज को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। मैं किसी भी पेशेंट को ओवरडोज नहीं कर सकती, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, बिकॉज बॉडी उसी वक्त रिजेक्ट कर देगी। अगर आपको जरूरत ही नहीं है तो कोई आपको ब्लड प्रेशर की दवाई आपको नहीं डाल सकता। अगर आपको शुगर की जरूरत, मेडिसिन की अगर 2 की जरूरत है तो कोई भी इंसान आपको तीसरी गोली नहीं खिला सकता। रीजन, हमारा बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगा। सो वी शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग that we are going to a doctor and we are seeking some advice about our health. एक सिंपल एग्जांपल मेरा होता है, जब आप अपनी कार के बारे में कुछ बात करते हैं, आपको लगता है कि इमरजेंसी में ये कार या ये व्हीकल ही मेरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साधन है टू रीच आउट एनीवेयर, क्या इसके थ्रू मैं इतने सारे अपने काम करता हूँ, मेरा पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ है, उसके आप कितनी ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो उन्होंने जैसे शेड्यूल दिया होता है कि इस वक्त सर्विस होनी है, इस वक्त होनी है, आप भाग के जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं रास्ते में मैं गया, कहीं गड़बड़ हो गई तो आई विल बी इन सूप, आई विल बी लेफ्ट अलोन ऑन ए रोड, मुझे अननेसेसरी लोगों का हेल्प लेना पड़ेगा, आई विल बी इन जियोपार्डी। एक जो मैकेनिकल चीज है, मैन मेड चीज है, उसके लिए तो आप इतने अग्रसर हैं, यू आर सो कॉन्शियस टुवर्ड दैट कि उन्होंने जब तक उसकी लिखी है कि इतनी किलोमीटर्स पे टायर्स चेंज होना चाहिए, इतने किलोमीटर्स पे ये होना चाहिए, आप उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं। लेकिन जो चीज एक यूनिवर्स ने आपको दे रखी है, ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड ए मिरेकल, एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम इस बॉडी को, इस माइंड को एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्स में और ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके पास इतनी कॉम्प्लेक्स वर्किंग और इतना कॉम्प्लेक्स माइंड है। आप अपने माइंड से पूरे यूनिवर्स को हिला सकते हैं, इतनी ताकत है आपके पास। उसको ठीक रखने में आप थोड़ा सा भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करते, थोड़ा सा भी आपको किसी पे विश्वास नहीं करते कि मैं इसका रेगुलर चेकअप करवाऊं, मुझे जो इस चीज के एक्सपर्ट हैं वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो मैं उसको मानूं। वाई सो? हम अपनी इमोशंस को उसको बीच में लाके उसकी फंक्शनिंग, उसके मैकेनिज्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। आई डोंट वांट यू टू डू दिस, I don't want you to see, have faith in yourself, have faith in your doctors, have faith in the system, have faith in the universe. आपको जिस तरीके से अपनी कार की सर्विस करवानी है वैसे आपने अपनी बॉडी की सर्विस भी करवानी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इसको। बिकॉज अगर ये हेल्दी है, हेल्दी बॉडी है, हेल्दी हार्ट है, तो आप हो। आप पूरी मेरे हिसाब से जो मेरा सोचना है वो ये है कि आप सारी मटेरियलिस्टिक चीजों को एक बार खो के दोबारा पा सकते हैं अगर आपकी हेल्थ और हार्ट ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम में भी अपना हेल्दी हार्ट लूज कर लिया, हार्ट डिजीज में चला गया, बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपकी वो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें वहीं की वहीं रह जाएंगी, उसको आप कभी वापस रिस्टोर नहीं कर पाओगे। सो जो पुरानी कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आई सजेस्ट दिस हियर on this great occasion of World Heart Day. We should be respecting this, that we have to take up preventive aspect, we have to take up our regular checkups, even if we don't have any problem, and of course if we have some problem we have to visit our doctor. आप अपना डॉक्टर चूज कर सकते हैं, आप अपना हेल्थ सेंटर चूज कर सकते हैं, आप अपना हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और अब अगर आपके तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जिनके अपना जो है कि सन्स, डॉटर, वो सब बाहर सेटल्ड है। दे विल टेल यू हाउ डिफिकल्ट द मेडिकल सिस्टम इज इन आउटसाइड कंट्रीज। आप यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, आप उठ के किसी भी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते, सुपर स्पेशलिस्ट के पास तो आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते।
अनलेस आपका इंटरनल फिजिशियन, आपका इंटरनल इंटेंसिविस्ट आपको रिकमेंड नहीं करता, और आप एक ऐसी फॉर्चुनेट कंट्री में बैठे हैं कि अगर आप चाहें कि मुझे दिन में आज 3 इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है, 3 एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना है, आज मुझे 2 नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट विदाउट एनी हिच। सिस्टम इस तरीके का है, यू कैन सीक ओपिनियन, यू कैन हैव इट, बट डोंट forbid yourself from taking such opinions। आप उनके पास जाने में तो मत हिचकिचाइए ना, आप तो इतने अच्छे सिस्टम में है कि आप अपनी तसल्ली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में जाके अपना इलाज करा सकते हैं और अपनी ओपिनियन ले सकते हैं। जबकि हमें पता है कि जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पे एक आपका पर्टिकुलर टेस्ट करने में भी कई सारे महीने निकल जाते हैं, यू गेट सम डेट्स ऑफ 2-3 months, 4 months, 6 months, इन बिटवीन आपको सब कुछ भी हो सकता है। सो वी शुड एंजॉय दिस सिस्टम कि जिसमें हमारे पास इतना फ्रीडम है कि हम अपनी हेल्थ, द ओनली प्रॉब्लम इज हियर पीपल आर नॉट गियर्ड अप टू दैट थॉट। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमसे स्टार्ट होती है। सिस्टम हमें बहुत प्ले करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारा साइंटिफिक सोच ही नहीं है। अगर आप मुझे आज पूछेंगे ना इंडियन मेन विमेन उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, इमोशनल, A to Z इमोशनल, नथिंग बट इमोशनल। साइंटिफिक अप्रोच रखिए। जो चीज आपको कोई डॉक्टर बता रहा है एक सीट पे बैठ के, वो पूरे वर्ल्ड में उसको यूज किया जा रहा है, उसके लिए लिटरेचर है, पूरे वर्ल्ड के एविडेंस के बाद वो आपसे बात कर रहा है, तो वो सारी चीजें गलत हो गई। और एक हमारा इमोशनल फैक्टर ठीक हो गया, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो होना होगा होगा, जो जैसे होना है वैसे ही होना है, इट इज फाइन। कुछ परसेंटेज तक ऐसा थिंकिंग रिक्वायर्ड होता है। ये तब रिक्वायर्ड होता है जब आपने अपना ड्यूटी कर लिया होता है। वंस यू हैव डन विथ योर कर्मा, ओनली देन दिस थिंकिंग शुड कम इनटू योर माइंड। अगर मैं आज उठ के कोई पर्टिकुलर, जैसे सपोज मुझे कोई एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई करनी है और 1 साल के बाद उसको एग्जाम में अपीयर होना है, अगर वो पहले ही सोच के बैठेगा कि अगर मेरे किस्मत में है तो मुझे मिल जाएगा जी, नहीं है तो नहीं मिलेगा, व्हाट डज मीन, नो। ये सेंटेंस उसके पास तब आना चाहिए जब उसने पूरा साल मेहनत कर ली है, पूरा अपना जोर लगा लिया है, एग्जाम में बैठा है, पूरा अपनी कोशिश करके अच्छा करके आया है। लेकिन अगर उसके बाद भी उसका नहीं होता, देन दिस थ्योरी ऑफ इंडियन ओरिजिन शुड कम कि ठीक है जी, ये मेरी किस्मत में नहीं था। उस वक्त ये समझ में आता है, बिकॉज हमारी जो एंशिएंट टीचिंग है वो हमें चाहती है कि हम लोग कुछ भी वर्क करें, कुछ भी करें, इनसाइड वी शुड बी रिलैक्स्ड। वी कैन नॉट एसोसिएट विद द रिजल्ट्स। जो भी आप काम करते हैं उस रिजल्ट के साथ आपको एसोसिएट नहीं होना है। उस रिजल्ट के साथ एसोसिएट होने का मतलब है अपना स्ट्रेस बढ़ाना, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। सो सिंपल मंत्र है, लेकिन उनको आपको किस नजरिए से देखना है वो इम्पोर्टेंट होता है। कोई कभी भी ये नहीं सोचिए कि आपको किसी चीज में, गलत चीज में बिना मकसद के कोई ऐसी ही सलाह दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ तक हमारी एज ग्रुप के लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं, जैसे जो आपकी एज ग्रुप के हैं 60 से अबव, के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रेगुलर देखते रहें कि उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई हो रहा, उनको डायबिटीज तो नहीं डेवलप हो गई, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे हैं, उनका जो है वेट तो नहीं इंक्रीज हो रहा। पर्टिकुलरली क्या होता है कि जब हम 45 के बाद हमारा क्या सिस्टम हो जाता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है, और उसमें हम अपनी तरफ से बहुत कम भी ले रहे होते हैं कैलोरीज, लेकिन क्योंकि एडिक्वेट यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती, एक्सरसाइज उतनी नहीं हो रही होती, तो हम लोग पुट ऑन करने लग जाते हैं। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है वो वो काफी घातक सिद्ध होती है, बिकॉज वो एक तरीके को आपको प्रोन करती है टू डेवलप मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। जो बेसिक चीजें क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हुआ तो आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो गया, आपकी जो धमनियां हैं, द ब्लड वेसल्स हैं, वो थिकन होनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस, एथेरोस्क्लेरोसिस। वो सब रिफ्लेक्ट होता है आपकी ब्रेन की वेसल्स में, आपकी हार्ट की वेसल्स में और किडनी की वेसल्स में। इस सब को अवॉइड करने के लिए होता है कि हम लोग
ये ओबेसिटी या इस तरीके के रिस्क फैक्टर इमर्ज ही ना होने दें, ताकि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये पार्ट एंड पार्सल कि आपको थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाए। इसी तरीके से वी शुड बी रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल, these are the things which, and we should be incorporating regular exercise। किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कीजिए, आप प्लेन वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, जॉग कीजिए, आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, किसी चीज को एंजॉय करते हैं उसको कीजिए, स्विमिंग करना आपको पसंद है वो कीजिए, किसी के। Meanwhile, जब से डॉक्टर गुलाटी वापस ना आए, आई थिंक मैसेज डॉक्टर गुलाटी का वेरी क्लियर है कि आपको किसी भी एज में, it does not matter when you start, you may be of any age, you may be 60, you may be 70, you may be 80, any age you can start looking after your heart from that day। उसी दिन से जो आपने करना है, जो वहां तक है उसको मेंटेन करना है। So that is important that on World Heart Day, आज की तारीख में मैं आपको ये थोड़ा बेटा, can I just share the screen? Yes, sir, you can. Yeah, okay. So this is, yeah, this is the, so this is World Heart Day. ये आज मनाया जाता है World Heart Day। I just made 5 slides for you। अब इस साल का स्लोगन क्या है? The slogan for you this year by World Heart Association is use heart to connect। I'll just speak 2 lines about the slogan। हर साल on 29th of September there is a new slogan which is given, ताकि हम जो एफर्ट कर रहे हैं, जो एफर्ट चल रहा है, उसको हम और बढ़ाने के लिए एक नया इंट्रोडक्शन करते हैं। So use heart to connect। What does it mean? The important part here is that it is about using your knowledge, compassion and influence। ये 3 words बड़े important है। Knowledge, compassion and influence to make sure you, your loved ones and the communities you are part of have the best chance to live a healthy life। तो connect का मतलब connect in such a way, आज हम आपके साथ connect कर रहे हैं आपको help करने के लिए, ताकि आप अपनी हार्ट की डिजीज को लुक आफ्टर कर सकें। So use heart to connect, and it is about connecting 3 hearts, and there are 3 pillars for this। उन्होंने 3 pillars रखे हैं: prevention, community and equity। So these are the 3 pillars for this year's slogan। equity का मतलब, मैं पहले equity पे आऊंगा। equity का मतलब सबको बराबर मिले। कनेक्टिविटी, आपको पता है कि आई थिंक आफ्टर कोरोना नंबर ऑफ यू हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग ऑन इंटरनेट। अपना फोन्स भी इंटरनेट पे शुरू हो गया है। उससे पहले इतना इंटरनेट कनेक्शन नहीं यूज हो रहा था, लेकिन आज भी देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड ऑन इंटरनेट। एंड जो लोग कोरोना से पहले रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे या शाम को संध्या में 3 बजे की कोई मीटिंग्स पे जाते थे और वो फोन नहीं यूज करते थे, कोरोना के टाइम पे वो सबसे ज्यादा कट ऑफ हो गए। सबसे ज्यादा कट ऑफ, क्योंकि फिजिकल मीटिंग खत्म हो गई और फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों में हार्ट ब्लड प्रेशर के केसेस बहुत ज्यादा मिले। सो रिमेनिंग कनेक्टेड एवरीबडी। देन प्रिवेंशन, डॉक्टर गुलाटी ने पहले आपको सारे प्रिवेंशन के रूल्स बताए हैं। एंड कम्युनिटी मीन्स जो कुछ मुझे मिल रहा है ज्ञान, मैं उसको शेयर करूं और जो लापरवाह लोग हैं उनको मैं इन्फ्लुएंस करूं कि डू नॉट बी केयरलेस, प्लीज बी केयरफुल, सो दैट इफ यू यूज दीज मेथड्स, I saved my heart, so you also save my heart, your heart। So therefore, equity, prevention and community। So this is the 3 pillars for Dr. Gulati, I was mentioning about the 3 pillars for this year, World Heart Association ne। Yeah, very well summarized, very well the 3 pillars, I was talking to them about it। So it's important, and I think Dr. Gulati's message is very clear। Being a cardiologist, 2 important messages: 1,
अगर आपको ये भ्रम है या डर है कि मैं अगर गया तो कुछ निकलेगा, प्लीज रिमेंबर, कुछ होगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज शी इज गिवन ऑल ऑफ यू। अगर कोई मेडिसिन आपको नहीं देनी, लोगों का ना डॉक्टरों से शक बढ़ा, वो जी जाओगे तो उसने तो कुछ ना कुछ दवाई लिखनी है, जिस तरह वकील ने कहना कोई बात नहीं, आज कोई ना कोई केस तो बना ही लूंगा मैं। तो लोगों को डॉक्टरों पे शक बहुत है। वन रॉटन एप्पल डज नॉट स्पॉइल द बास्केट, यहां पे उल्टा है कहावत। सो रिमेंबर व्हाट शी सेड कि इफ एनी मेडिसिन जो आपके शरीर को जरूरत नहीं है, अगर वो दी जाएगी तो आपका शरीर उसको रिजेक्ट करेगा। इट्स सच ए पावरफुल स्टेटमेंट, शी हैज मेड अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट कि जो चीज आपको नहीं माफिक, कुदरत आपको नहीं लेने दी। अगर आपका मीठे से दिल फट गया है तो कोई आपको जितनी बढ़िया मिठाई लाके दे दे, नहीं यार अब तो ना नहीं खाया जाता, कोई जबरदस्ती नहीं खिला सकता आपके शरीर को। मन बेईमान हो सकता है, चल ठीक है यार थोड़ा सा तू कहता है तो मैं रसमलाई ले लेता हूं, लेकिन शरीर बेईमान नहीं होता। आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, और इन दो स्टेटमेंट्स को लेके very strongly I recommend all of you to please get yourself assessed. Dr. Gulati, while you were away, I was mentioning them about the carotid intimal thickness. Yeah. Now that, do you feel it's a simple test to give an assessment of risk of having a heart attack? Can it be said? And please उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, I must tell you, I'm audible? Yes, audible? हाँ जी। Carotid intimal thickness, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, this is very simple test, simple Doppler examination of the neck vessel, और ये आपका पूरी आपकी बॉडी में वेसल्स की क्या हेल्थ है उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसको मैं अपने प्रिवेंटिव चेकअप्स में बहुत यूज करती हूँ, because that gives me a ground whether to label you as you are progressing towards heart problem or not. तो इसमें जो इंटरवल थिकनेस हम लोग देखते हैं, ये तो एक तो करने में बहुत इजी है, आपको कोई कष्ट नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, और हमको एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड मिल जाता है ये असेस करने के लिए कि आपको हमें प्रिवेंटिव चीजें कितना कहाँ तक क्या बताना है और आगे कोई टेस्ट सजेस्ट करना है या नहीं करना है। मेरे ख्याल आप सब लोग ये इस बात से सहमत होंगे कि अगर एक दाल का कढ़ाई पड़ी है, दाल की बनी हुई, तो उसका स्वाद चखने के लिए सारी दाल नहीं पीनी पड़ती, एक चम्मच से थोड़ा सी दाल लो, सब चीज पता लग जाती है कि उसमें मसाला कितना है, नमक कितना है। तो अगर आपके सारी बॉडीज की आर्टरी का अंदाजा लेना है तो सारी बॉडी की आर्टरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक इंटरनल थिकनेस देख के पता लग जाएगा कि इनको सज्जन को कितनी थिकनेस है। अब इनके बाकी रिस्क फैक्टर्स साथ मिला के एक चैप्टर बन जाएगा कि हमने इस पेशेंट को किस तरह की प्रिकॉशन देनी है। So I think the message Dr. Gulati has given, it is very simple to find out your risk status at any age. Dr. Gulati, suppose I have had one of our patients, अगर उनको 6 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और उनको स्टेंट पड़ा था, तो ऐसे मरीज को 6 साल के बाद भी थिकनेस की असेसमेंट लेनी चाहिए? हाँ जी, वो दिस इज मतलब आप कह रहे हैं कि एक ऑलरेडी स्टेंटिंग पेशेंट है और हमने कैरोटिड, यस दैट टेल्स अस अबाउट द प्रोग्रेस some progression in the disease. So that is important. So ये मत कहिए कि मेरे को तो मेरी नाली साफ हो चुकी है, अब मैं जिंदगी के लिए मेरा सीवर बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सीवर बार बार ब्लॉक होता है क्योंकि कचरा बार बार आता है और कचरा बार बार आता है हमारी लाइफस्टाइल से। So you can get an intimal thickness done repeatedly. That is important, along with the blood test. अकेला एक टेस्ट नहीं,
किसी एक टेस्ट से नहीं अंदाजा होगा, 3-4 चीजें मिक्स होके तब पता लगता है कि रिस्क स्टेटस क्या है. So on this World Heart Day, Dr. Gulati's message as a cardiologist is: number 1, please get your checkup done. Number 2, if there is something, there is bound to be detection. Number 3, you cannot be given medication other than what your body needs. And number 4, at every stage, even after one heart attack, prevention continues till life. And lastly, support the community. अपने पड़ोसी को हार्ट अटैक से बचाओ, आपकी भी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी रात. I think that is important. If you look after your neighbor, you will also sleep well. उसके घर में खराटे आ रहे हैं तो आपकी भी नींद खराब होती. So if anybody has any questions, you are most welcome. डॉक्टर साहब, डॉक्टर गिरेवाल जी, मेरे को एक सोल्यूशन हैगा. हाँ जी बैल साहब. मैं कह रहा ये बंदा ब्याह ना करावे और बीवी का प्यार ना चल के कोलेस्ट्रॉल लेवल परौंठे ना देते जान और कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े तो हार्ट तो बचा जा सकता है लगता है. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ. डॉक्टर साहब मुझे एक बात पूछनी थी. हेलो जी मैम. हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उनका भी कुछ लेवल आप मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये हार्ट अटैक के काबिल है कि नहीं काबिल है? ऐसा है, पहले तो ये बताइए कि जिसको भी गुस्सा चढ़ता है घर में कोई फर्नीचर वगैरह तो नहीं टूटा ना? नहीं, कभी कभी चीजें भी फेंक देते हैं कभी कभी. तो फिर माय सजेशन इज उनका इमोशनल असेसमेंट कराइए. इट कैन बी प्रॉब्लम. डोंट टेक इट लाइटली. उसको हल्के में मत लीजिए. हार्ट अटैक तो हो सकता है कि डॉक्टर गुलाटी ने अभी बोला ही था कि स्ट्रेस के साथ ब्लड प्रेशर मिल जाए तो हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं. लेकिन जो आपने इशू बताया, that has to be checked with emotional disturbance criteria. अगर किसी को इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो वो इरिटेबल होके उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है. इसको सीरियसली लीजिए. डॉक्टर ग्रेवाल, डॉक्टर साहब इसकी कोई दवाई होती है क्या कि गुस्सा कम हो जाए थोड़ा? देखिए, पहले असेस करिए कि बीमारी क्या है. गुस्सा चढ़ना किसी बीमारी का लक्षण है, किसी बीमारी की इंडिकेशन है. गुस्सा बीमारी नहीं है. जिस तरह किसी को 104 बुखार है तो बुखार की वजह क्या है? टाइफाइड है कि मलेरिया है? हम ऐसा नहीं कहते कि बुखार को इलाज कर दो, हम कहते हैं बीमारी का इलाज. सो गुस्सा इज ओनली ए सिम्टम ऑफ ए डिजीज. बीमारी का पता करिए. डॉक्टर ग्रेवाल, 2D इको से पता लग जाएगा हार्ट के बारे में? मैम, डॉक्टर गुलाटी, नहीं, 2D इकोज का अपना एक रोल है, बट सारा कुछ उससे नहीं पता चलता. ज्यादातर लोग, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स नहीं आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा ईसीजी और इको ठीक है, इसका मतलब मेरा हार्ट ठीक है. नहीं, ऐसा नहीं है. ईसीजी इको अगर ठीक है तो इसका मतलब है आपको कोई पुराना डैमेज नहीं आया होगा. लेकिन हमें कोई आ सकता है कि नहीं, उसका आंसर सिर्फ इन 2 टेस्ट से नहीं होता. उसका आपको अलग से उसके आगे बढ़ के एक टेस्ट करना है जिसको हम लोग बोलते हैं या तो स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस थैलियम, स्ट्रेस इको, जिसके ये नाम है, या फिर किसी पर्सन को उसके सिम्टम्स के मुताबिक हम बोलते हैं कि आपको एंजियोग्राफी की जरूरत है. तो ईसीजी इको एक सर्टेन स्टेज तक ही हेल्पफुल है, लेकिन वो रूल आउट नहीं कर सकता कि आपको हार्ट के ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो गए हैं या बढ़ गए हैं. अच्छा, थैंक यू. एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब. हेलो डॉक्टर साहब, मेरा 2014 में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी. तो मैंने तो कोई खास कभी टेस्ट करवाया ही नहीं है. एक बार करवाया था 3-4 साल पहले, इम्प्लांट करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि आप हार्ट का पहले टेस्ट करवा के आओ. तो वो तो देखिए, एक मिनट, अभी आपने डॉक्टर गुलाटी ने क्या बोला कि आप दांत के लिए गए, उन्होंने क्या चेकअप करा लो. मालूम क्या कराया होगा आपने जाके ईसीजी करा ली होगी. नहीं सर, नहीं, पूरा टेस्ट हुआ था
और उन्होंने कहा था कि आपका हार्ट 50% काम कर रहा है सारा, आप जी कैसे रहे हो। फिर आप 3-4 साल आप तो तो मैं ये पूछ आप तो डायग्नोज लेके घूम रहे हैं, फिर क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं सर ये पूछना चाह रही हूँ कि अब कितनी देर बाद कब टेस्ट कराया करूँ और कौन सा टेस्ट कराया करूँ? एक चेकअप तो आपको इमीडिएटली करवाना चाहिए, फिर डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या कंडीशन है हम आपका सारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल भी बनाएंगे, लेकिन एक चेकअप तो आपको इमीडिएटली करवाना चाहिए। ऑलरेडी ओवरड्यू है, ओवरड्यू। हाँ जी, आपका चेकअप ऑलरेडी ड्यू है, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। हार्ट का? जी हाँ। कौन सा स्पेशल टेस्ट होता है सर मैडम, डॉक्टर साहब? आपका जो है एको में पीछे पंपिंग कम बताया था। यस। हाँ जी, हाँ। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट अगर हम आपको या तो थैलियम या सीटी कोरोनरी एंजियो इनमें से कोई एक सलाह देंगे, देखने के लिए कि ग्राफ्ट्स कैसे हैं। आपका बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था, उसको ऐसे छोड़ना चाहिए। अब देखिए बाईपास ग्राफ्टिंग हो रखा है, इट्स इम्पोर्टेंट कंडीशन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, once angioplasty is done, one has to continue medicine protocol for rest of life. देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है ये डॉक्टर गुलाटी ने बड़ा क्लियरली जवाब दे चुके हैं इस सवाल का, मैं रिपीट कर दूं। उन्होंने क्लियरली कहा था कि आपका अगर एक बार एंजियोप्लास्टी हुआ है, रिपीटेड चेक्स होने चाहिए कि क्या मेडिसिन कंटिन्यू, कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। There has to be a repeated checkup, maybe at least once in 2 years, once in a year, depending on आज क्या रिपोर्ट आया उसके बाद आया। ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपने लिख दिया तो सारी उम्र खाते रहो, प्लीज। दैट इज द मिस्टेक पीपल डू। और वो हॉस्पिटल में आके कहते हैं हम तो जी 5 साल से दवाई खा रहे थे फिर भी हार्ट अटैक आ गया। तो आपने 5 साल में चेकअप कितना कराया कि उस दवाई से कितनी प्रिवेंशन हो रही है। सो प्लीज रिमेंबर, repeated checkups is very important। डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी, इस उम्र में इतने डिपेंडेंट होते हैं कि पॉसिबल ही नहीं होता, हॉस्पिटल में जाना भी नहीं पॉसिबल होता। आप बताइए हम आपकी क्या हेल्प करें? नहीं, मैं तो वैसे आपको बता रही हूँ, वैसे मैं 40s में नहीं, ऐसा निराश होके मत बोलिए। You let us know how you need help, we will help you to get it tested। अभी लास्ट टाइम I was doing one session in another group, एक 96-year-old लेडी थी, उसके लड़के ने मेरे से पूछा कि उनकी आंख मुझे लग रहा है कि कुछ डिस्टर्बेंस है। I said if she is 96, why don't you get it checked? अभी last week Dr. Gulati, we got her cataract surgery done at 96, and that lady is so happy कि मेरे को दोबारा दिखना शुरू हो गया। तो निराश मत होइए, हिम्मत रखिए और बताइए, we are here to help you। यही तो इस अभी मैं बोल के हटाऊं कि community means I should be able to help you, so we are here to help you, इसीलिए तो लेक्चर ले रहे हैं। डॉक्टर गुलाटी, वन क्वेश्चन। मेरे को 2005 में हार्ट अटैक हुआ था एंड उसमें एंजियोग्राफी में कुछ नहीं निकला, ऑल 3 आर्टरीज वर टोटली क्लियर, 100% क्लियर। Then 2008 में अगेन दे हैव डन एंजियोग्राफी, तो उसमें भी बिल्कुल क्लियर था। फिर उन्होंने स्ट्रेस थैलियम किया, तो उसमें उन्होंने देखा कि एक कोलेटरल आर्टरी वो टोटली ब्लॉक हो गई है। तो उन्होंने डॉक्टरों ने बोला कि आरआर में डॉक्टरों ने बोला कि ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो टोटली ब्लॉक हो गई और हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और ना ही हार्ट पे कोई फर्क पड़ेगा। बस मेरे को 2 मेडिसिन उन्होंने दी हुई हैं, एक लोसार्टन 25 और एक मेट्रोपोनॉल 50, जो मैं आज तक खा रही हूँ। बीच में कई बार ईसीजी भी हुआ, इको भी हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और स्ट्रेस इको भी हुआ। मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था, उससे पहले सर्जरी से पहले दे हैव डन वो भी। पर अभी आप व्हाट टेस्ट यू प्रिस्क्राइब मी, आई वांट टू गो थ्रू एंड नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पर बस मैं कराना चाहती हूँ चेक, तो क्या करवाऊँ? आपका जो है, आई लाइक टू रिव्यू दैट थैलियम रिपोर्ट
जो आप बता रहे हैं कोलेट्रल का, वो तो 2010 में हुआ था। Oh, 11 years. We will repeat the test for you, the general routine tests including the lipid profiles, the HbA1c, and this thing. We will go for you again a thallium to see कि perfusion कैसा है। अच्छा, थैलियम ही कराना है? thallium करेंगे या ये TMT करा के, अगर TMT आपके केस में थैलियम बेटर रहेगा। आपके केस में वो लेडीज में ज्यादातर, जैसा आपका हिस्ट्री है, कभी कभी वो TMT फॉल्स पॉजिटिव आता है, तो आपके केस में पर्टिकुलरली थैलियम ही करेंगे हम। मेरे को TMT भी किया, स्ट्रेस थैलियम भी किया, स्ट्रेस इको भी किया। स्ट्रेस इको तो अभी मेरा 4 years पहले ही हुआ है। हाँ जी, स्ट्रेस इको तो वो भी ठीक था वैसे तो। ये जो सारे टेस्ट हैं डॉक्टर साहब बता रहे हैं स्ट्रेस थैलियम का, अब इससे देखना क्या है? आप देखो, आपके घर में छोटा सा भी पार्क या लॉन है, वो आप पानी देते हो ना घास को, तो अगर घास का एक छोटा सा हिस्सा अगर सूख रहा है, तो आप जाके देखेंगे कि वहां का जो पानी का पाइप है वो खुला है कि नहीं खुला। थैलियम से देखते हैं कि हार्ट के कौन से हिस्से में खून कम पहुंच रहा है। That has to be taken into account कि अगर वो हिस्सा वो वाला है जहां से करंट पैदा होता है, that means you are liable to get a sudden heart block rather than a heart attack. So वो आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्ट्रेस थैलियम से इंफॉर्मेशन और मिलता है। तो उस समय तो डॉक्टर्स ने सबने यही कहा था कि वो तो ठीक है, छोटी सी थी, अच्छा हुआ वो फुली ब्लॉक्ड है, आपको पेन वेन नहीं आएगा कभी। और ऐसा हुआ भी नहीं, मुझे पेन वेन कभी एंजाइना वगैरह का हुआ भी नहीं। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आपको ऑलरेडी टेंडेंसी है फॉर दैट हार्ट ब्लॉकेजेस, आपको रेगुलर चेकअप्स रिक्वायर्ड हैं। अगर हमने 5 साल पहले कोई चीज किया है तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हम उसको अभी प्रेजेंट स्टेटस देखें, क्योंकि टेंडेंसी होती है प्रोग्रेस होने की, प्रोग्रेसिव डिजीज होने की टेंडेंसी होती है इसमें, इसलिए एक फ्रेश असेसमेंट रिक्वायर्ड है, एक बार फिर से आपका चेकअप रिक्वायर्ड है। जो क्लियर मैसेज है, प्लीज अंडरस्टैंड द मैसेज इज वेरी क्लियर। हाईएस्ट कारण ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक। The highest cause of death is heart attack. जो लोग कहते हैं सोते सोते मर गए, ये हो गया, that's all are heart attacks. Now अगर heart attacks का रिस्क आपको मैक्सिमम है, तो जो मैक्सिमम रिस्क है उसको आपने कम करने के लिए जो टेस्ट करने हैं वो जरूरी होने चाहिए और वो रिपीटेड होने चाहिए। ये जो हम टेंडेंसी है कि मैं ठीक चल रहा हूं तो ठीक चल रहा हूं, वो फिर जिस दिन गाड़ी बंद होती है तो वो कहते हैं सुबह तो चाय पी रहे थे, दोपहर को यूं हो गए। वो ऐसे नहीं होता, आस्ते आस्ते खराब होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। I think we can conclude now. Dr. Garewal, we can conclude now. Yeah, just any other question, please? Dr. Garewal, I am 78. Which test I should go for heart? Well, no, age is not the criteria for your test. Then 2D echo तो मैं करा रहा हूँ। नहीं, फिर आप कौन सा टेस्ट? आपने अभी पूछा था 2D को, 2D देखिए, the testing has to be based on risk assessment. Okay. So a risk assessment will be made by the cardiologist based on your previous history and your examination, and then the test is decided. Not कि ये टेस्ट करा लो, यही तो लोग गलती कर रहे हैं, मैंने 2D करा लिया तो मैं ठीक हूँ। An assessment means 4 चीजें मिलके देख के फिर उसके ऊपर फैसला होता है। Okay? So that's important. So remember, on World Heart Day, once again, I request all of you, please get it checked. दिल मांगे मोर का असूल ये है कि अगर दिल मांगे मोर तो दिल की बात सुनो, और दिल जब पूछे कि मेरे को चेक कराओ तो प्लीज डोंट निग्लेक्ट दी हार्ट। और बामरी साहब के गाने लेके दिल बहला दीजिए। और दिल Dr. Gulati, can I consult you in Delhi? Dr. Gulati, can I consult you in Delhi? Yes, she's in Manipal, sir. She's in Manipal Hospital. Manipal Hospital, Dwarka. Which hospital? Manipal Hospital, Dwarka, Sector 6. Dwarka. I am coming in 6th Dwarka. Oh, You can come to Manipal.
So anyway, Manipal, okay. हाँ जी, Manipal Hello. Hospital. yes, हेलो हेलो, हेलो let's conclude by saying कि बाबरी साहब के गानों से दिल बहला लीजिए, दिल को लापरवाही मत करिए. Thank you very much. एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, आप फरीदाबाद में किसी डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं मेरा? आई लिव इन फरीदाबाद. Okay, I'll ask this girl from Imoha to get in touch with me, and I'll give you the name and address. थैंक यू डॉक्टर. Right. थैंक यू वेरी मच सरिता जी, आपने बहुत अच्छा समझाया. थैंक यू वेरी मच. Thank you. थैंक यू. सर मैं एक बात डॉक्टर साहब की गल पूछनी है So, जी. मेरा ना बीपी हाई रहंदा ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਪੀ ਦੀ ਹਾਈ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. नहीं, देखो, लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है. अच्छा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है या हाई होता है? हाई ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 120 280 180. सुनो, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ. ਘਟ ਗਿਆ. ਹਾਂ ਇਟ ਕਮਸ ਡਾਊਨ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਘਟਾ ਲਓ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ, ਡੋਨਟ ਸਟਾਪ. ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ.